हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 10 दिसंबर 2025। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको जो है हम विशेष चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली खबर जो है यहाँ हम लेते हैं। यह है, मूडीज ने कहा है कि उड़ानें जो रद्द होने से इंडिगो की जो वित्तीय स्थिति है उसको नुकसान होगा। और मूडीज रेटिंग जो उसकी एजेंसी है ने सोमवार को कहा है कि इंडिगो की उड़ानों में व्यापक व्यवधान एयरलाइन द्वारा विमानन जो विमान होते हैं उनकी विमानन नियमों के लिए योजना बनाने में विफलता के कारण हुआ है। इससे कंपनियों को जो है वित्तीय नुकसान भी हो सकता है और कंपनी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि डीजीसीए द्वारा जो है नियमों की जानकारी जो विमानन उद्योगों को 1 साल से भी पहले दी गई थी। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है मूडीज, तो इसने कहा है कि जो इंडिगो को जो है बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके संबंध में जो है डीजीसीए ने पहले ही नियमों की जानकारी जो है 1 साल पहले ही दे दी थी, लेकिन जो है इसका पालन नहीं किया इन्होंने। तो इसकी जो है मान लीजिए इसका जो खामियाजा है इसको जो है भुगतना पड़ेगा। तो ये बता रही है रेटिंग एजेंसी। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं हमारी जो इस मुख्य स्थिति में आती हैं यानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, तो हम देखते हैं 3 मुख्यतः हम मानते हैं जो इस तरह से कार्य करती हैं। नंबर 1 S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि 1860 में स्थापित हुई थी। और इसके बाद में जो हमारी 1909 में बनी 1909 में बनी थी हमारी मूडीज, है ना। और इसके बाद 1914 में बनी हमारी 1914 हमारी फिच इंडिया। तो ये हमारी फिच इंडिया। तो ये जो मुख्य रूप से 3 जो क्रेडिट एजेंसियां हैं वो कार्य करती हैं। और इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि जो हमारी जो क्रेडिट की कार्य प्रणाली है, यानी जो हमारी कह सकते हैं उधार लेने की जो क्षमता है उस पर जो है मूलधन या मान के चलिए उसका जो भुगतान है, उसका जो ब्याज का भुगतान है, उस पर जो है विशेष विश्लेषण करती है। और ये इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। तो ये एक मुख्य खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी खबर, अब देश में ही हो सकेगी सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान हरक्यूलिस की सर्विसिंग। यानी हमने जो है ये कल भी देखी थी खबर कि जो है जो हमारा हरक्यूलिस विमान है, तो उसको लेकर के जो है मतलब हमारी जो देश के अंदर जो है मरम्मत और उसका जो है ओवरहाल का जो कार्य है वो हमारे देश में ही जो है कार्य होगा। तो ऐसा मतलब कार्य मतलब हमारे देश में होने वाला है। तो देखेंगे यहाँ पर मुख्य रूप से कि अब जो है भारत में ही सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों की सर्विसिंग की जाएगी। टाटा एडवांस सिस्टम ने सोमवार को बेंगलुरु में एक अत्याधुनिक रक्षा एमआरओ सुविधा केंद्र का नींव रखी है, जो भारत में दिग्गज कंपनी यानी अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमानों की मरम्मत और ओवरहॉल का प्रमुख केंद्र बनेगी। तो देखिएगा, ये अगर मान के चलिए कि हमारी जो बेंगलुरु है वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो और इसको जो हम टेक्नोलॉजी का जो है क्या कहते हैं, कैपिटल भी कहते हैं हम। तो ये मान के चलिए बहुत ही फेमस जगह है बेंगलुरु इस मामले में। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं हमारी जो रक्षा प्रणाली में अगर विमान और हेलीकॉप्टर की बात करें हम, तो देखिएगा, तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले ले लेते हैं हम विमान। विमान मतलब एयरक्राफ्ट, है ना। एयरक्राफ्ट, है ना। तो एयरक्राफ्ट क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट 2 तरीके के होते हैं हमारे पास में। एक होता है अनमेन्ड। क्या होता है? अनमेन्ड यानी जिसमें आदमी नहीं होता। एक होता है मेन्ड यानी जिसमें आदमी होता है। तो एक ऐसा होता है अनमेन्ड जो मतलब उसमें आदमी स्थित नहीं होता है, बिना मतलब एक प्रकार से ड्रोन की सहायता से चलाया जाता है उसको, यानी अनमेन्ड एरियल व्हीकल कहते हैं उसको, यानी यूएवी। और एक वो कहते हैं एमएबी यानी मेन्ड एरियल व्हीकल, है ना। तो 2 होते हैं इस तरीके के कार्य प्रणाली में। और इसमें अगर हम बात करते हैं, देखिए यूएबी, अगर हम यूएबी की बात करें तो इसमें हमारा जो हरक्यूलिस है वो इसी में आ जाता है। हरक्यूलिस जो है वो इसी में आ जाता है। और अन्य अगर हम देखते हैं, जिससे मान के चलिए नाम सुना होगा आपने, रुस्तम। रुस्तम सुना है ना। रुस्तम है, निशांत है, निशांत, या फिर एक और सुना होगा आपने, लक्ष्य है।
तो ये जो रुस्तम निशांत लक्ष्य हैं, ये तो हमारे डीआरडीओ के बने हुए हैं, है ना। ये किसके बने हुए हैं? डीआरडीओ के, रुस्तम निशांत लक्ष्य है। और हरक्यूलिस जो है वो अमेरिका का है, जो कि अमेरिका की कंपनी जो लॉकहीड है उसका बना हुआ है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो जो हमारे मतलब मेन वाले हैं एमएबी, एमएबी में अगर हम लेते हैं तो एमएबी की अगर हम चर्चा करें तो देखिए उनमें से मुख्य से कौन से आते हैं। जैसे नाम सुना होगा आपने तेजस, फेमस नाम है। तो ये क्या है? ये भारतीय है, प्रथम भारतीय है ये, है ना, इंडियन है। तेजस तो नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है। अच्छा, नाम सुना होगा आपने मिराज, है ना, मिराज का भी नाम सुना होगा आपने। तो मिराज जो है फ्रांस फ्रांस की कंपनी का बनाया हुआ है, डजाल्ट कंपनी जो है उसका बनाया हुआ है। इसी तरह से जो हमारी मतलब अन्य कंपनी नाम सुना होगा आपने, राफाल, जो राफेल भी कहते हैं। तो देखिएगा वो भी फ्रेंच की कंपनी है और जो डजाल्ट द्वारा बनाई गई है। तो मिराज है, राफेल है। अगर हम अन्य बात करते हैं जो मुख्य रूप से आती हैं, सुखोई नाम सुना होगा आपने, सुखोई, सुखोई ये रूस की कंपनी है, जो सुखोई कंपनी है उसने बनाया है। और एक नाम ने सुना होगा मिग, MIG, मिग। तो ये भी जो है रूसी कंपनी है, निचियोन कंपनी, उसके द्वारा जो है ये निर्मित है। तो ये तो है हमारे ऐसे जो मान के चलिए एयरक्राफ्ट के रूप में आते हैं। अगर हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर की, तो अगर हम हेलीकॉप्टर को देखें तो देखिएगा हेलीकॉप्टर में मुख्य रूप से जो आता है हमारे पास, देखिए हेलीकॉप्टर चिनूक है, नाम सुना होगा आपने, चिनूक, है ना। तो चिनूक है जो यूएसए की कंपनी, जो बोइंग कंपनी है, उसने इसको बनाया है ना। और एक नाम सुना होगा आपने, अपाचे, अपाचे भी जो है यूएसए की इसी कंपनी यानी बोइंग कंपनी द्वारा बनाया गया, है ना। अगर हम बात करते हैं कासोब, एक कासोब जो है वो रूसी कंपनी है, और जिसको जो है रोस्टेक कंपनी नाम है उसका, रोस्टेक, उसने बनाया है। और हमारी जो अगर इंडियन की बात करते हैं वो है ध्रुव। तो ध्रुव जो है ये भारतीय कंपनी द्वारा बनाया गया, भारत द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर है ना। तो इस तरह से जो है ये कह सकते हैं लड़ाकू हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान है। तो हमने कुछ इस पर थोड़ी सी चर्चा की। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में देखिएगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और इंटेल के बीच जो है साझेदारी हुई है। टाटा समूह की कंपनी टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और अमेरिका की चिप निर्माता इंटेल के बीच साझेदारी हुई है। अभी अगर मान के चलिए, अगर हम अपनी बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो है, जो बेंगलुरु अगर हम बात करते हैं बहुत फेमस है इस तरह से। और देखिएगा अगर हम टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गुजरात में भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन संयंत्र और असम में एक चिप असेंबली टेस्टिंग संयंत्र बनाने पर लगभग 14 अरब डॉलर का निवेश कर रही हैं। तो ये दोनों साज मतलब कंपनियां जो है मिलकर कार्य करेंगी। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा अपने देश के लिए भी। तो ये है अमेरिका की इंटेल और टाटा अपनी इंडिया की है, तो ये कंपनियां, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी खबर कि अमेरिका के साथ इसी सप्ताह फिर शुरू होगी व्यापार वार्ता। ये हमने कल भी खबर देखी थी। तो इसी प्रकार से है कि भारत और अमेरिका के बीच जो है द्विपक्षीय व्यापार को लेकर के जो है इस सप्ताह फिर से बातचीत होने जा रही है। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच जो है व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा फिर होने की फिर से उम्मीद की जा रही है। यह वार्ता जो है 10 से 12 दिसंबर तक चलेगी, है ना। अब इस वार्ता में क्या मुख्य मतलब बिंदु रहेंगे, इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता हमारा विश्व की शीर्ष टेक सिटी की सूची में बेंगलुरु को मिला 16वां स्थान। देखिएगा अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम जो हमने अभी देखा था कि जो बेंगलुरु है, अगर हम बेंगलुरु जो है, तो क्योंकि बेंगलुरु क्या है, बेंगलुरु कर्नाटक की जो राजधानी है, तो वहां पर जो है एक टेक्नोलॉजी की हब है। क्या है? टेक्नोलॉजी का क्या है, वो हब है। और इसलिए जो है उसको हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की हम कैपिटल भी कह सकते हैं बेंगलुरु को। तो वो हमारे जो देश में एक मतलब बहुत ही फेमस जगह बेंगलुरु है इस मामले में। तो अगर बात करते हैं विश्व की शीर्ष टेक सिटी के रूप में जो है इसमें सूची में जो है 16वां स्थान मिला है इसको, है ना। तो विकास के पथ पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा भारत तकनीकी क्षेत्र में भी नई ताकत बनकर उभरा है। और पहली बार भारतीय शहर बेंगलुरु ने विश्व की शीर्ष 30 टैक्स सिटी सूची में स्थान हासिल किया है। इस सूची में बेंगलुरु को कौन सा स्थान मिला है? 16वां, है ना। अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, तो देखिएगा नोएडा बहुत फेमस है ना, नोएडा। तो ये ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में बहुत फेमस है। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट खबर है हमारी, एक योजना रही थी प्रसाद, उसके बारे में है। प्रसाद योजना का जो है पुनर्निर्धारण कर रही है सरकार। और संस्कृति मंत्री जो है गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को लोकसभा में बताया कि सरकार के विभिन्न राज्यों में तीर्थ यात्रा पर्यटन को प्रोत्साहन करने के लिए जो है
प्रसाद योजना का पुनर्निर्धारण कर रही है ना? तो तीर्थ यात्रा कार्य जो कायाकल्प है और उसका जो आध्यात्मिक विरासत है, संगठन आवंटित योजना है, जो 2014-15 में देश भर में तीर्थ स्थलों के विकास के लिए शुरू की गई थी। तो अगर हम बात करते हैं प्रसाद योजना जो है वो किसके लिए थी फेमस, यानी किसके लिए शुरू की गई थी? तीर्थ स्थलों के लिए। तो इस योजना के तहत जो है राज्य सरकारों और केंद्र दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? इसके तीर्थ स्थलों पर जो है पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है ना? तो इस तरह से कार्य कर रहे हैं ये। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर क्या है हमारी? वो है ब्लड कैंसर को लेकर के। क्या है? ब्लड कैंसर से के इलाज में आशा की किरण से जो है नई एंटीबॉडी थेरेपीज जो है मिली। इसकी क्या है? एक क्लिनिकल ट्रायल के जो स्थिति है दौरान पाया गया कि प्रतिरक्षा और कैंसर जो कोशिका को लक्षित एंटीबॉडी थेरेपी ब्लड कोशिका के सेल, यानी जो कैंसर की सेल है उसमें देखेंगे तो मल्टीपल मायोलोमा के अवशिष्ट अंशों को मिटाने में सक्षम है ना? तो ये एक नई आशा है। अगर ऐसा हो जाए तो ब्लड कैंसर इलाज जो है अगर हो जाए तो मान के चलिए लाइलाज बीमारी है तो उसको जो है इलाज हो जाए तो बेहतर है। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। भारत ने अगर बात करते हैं UNRW ए का कार्यकाल बढ़ाने का किया समर्थन। भारत ने यूएन महासभा में अगले 3 वर्षों के लिए जो है फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी के कार्यकाल को बढ़ाने के पक्ष में वोट किया है ना? क्योंकि अभी वोटिंग हुई है तो उसकी बात करें। फिलिस्तीनी शरणार्थियों को सहायता शीर्षक वाले इस प्रस्ताव को लगभग 150 जो मत 151 मत जो मिले तो उनके बारे में है। और जबकि जो है 10 देशों ने इसका विरोध भी किया और 14 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। तो ये खबर है। अच्छा, अगर हम बात करते देखिएगा जो यूएन है, अगर यूएनओ की जो उसकी बात करें तो ये उसकी एक विशेष संस्था है। तो यूएन जनरल असेंबली है ना? तो यूएन जनरल असेंबली जो है क्या है? ये यूएनओ की ही जो है विशेष संस्था है। उसका क्या है? मुख्य क्या है? ये यूएनओ की मुख्य शासी और सर्वाधिक जो इसमें कह सकते हैं प्रतिनिधित्व इसमें मतलब शामिल है। और इसे जो है यूएनओ के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो यूएनओ में हमारे जो है लगभग कितने देश हैं? 193 देश माने जाते हैं, जिसके कारण इसे जो है कहा जाता है विश्व की संसद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विश्व की संसद। तो विश्व की संसद किसे कहा जाता है? यूएन जनरल असेंबली को। अब इसमें एक खास बात और है। इसमें देखिए खास बात क्या है? जैसे कि मान के चलिए हमारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमारी वीटो है ना, जो 5 परमानेंट स्थायी जो सदस्य हैं उनको वीटो की शक्ति है। लेकिन अगर हम यूएन जनरल असेंबली में देखें तो कोई वीटो की शक्ति किसी को भी नहीं है ना? तो अगर हम इसकी बात करते हैं मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो देखिए अगर इसका जो मुख्य उद्देश्य वो शांति है, सुरक्षा, भाई शांति होनी चाहिए, जो सदस्य देश है उसके सुरक्षा को बनाए रखना, सतत विकास की ओर जो है महत्वपूर्ण कदम उठाती है। और इस संदर्भ में जो है ये तरह तरह के जो है अपने कार्य भी किए हैं इसने। जैसे मान के चलिए 1972 में अगर हम बात करें तो 1972 में पर्यावरण को लेकर के एक महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं सम्मेलन किया था, जिसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं। स्टॉकहोम है ना? अगर हम बात करते हैं इसके बाद में 1982 में जो है अगर जो ये भी सम्मेलन था उसी के संबंध में, तो जो नैरोबी में हुआ है ना, केनिया में हुआ था। और अगर हम बात करते हैं 1992 में तो रियो डी जेनेरियो में हुआ ब्राजील में, है ना? फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं 2002 में, तो 2002 में भी इसी प्रकार सा जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ जोहान्सबर्ग में, तो ये इसी प्रकार का था एक। और एक अगर हम बात करते हैं 2012 में, तो जिसे हम कहते हैं रियो 20। तो इसमें जो है क्या है, मतलब कह सकते हैं कि पर्यावरण को लेकर के और सतत जो विकास है उसको लेकर के जो है और सुरक्षा को लेकर के जो है ये बहुत सारे ऐसे सम्मेलन भी कर चुकी है, जिसमें ये अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई भी है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अच्छा, चीनी विमान ने जापानी लड़ाकू विमानों पर किया फायर कंट्रोल रडार लॉक। अच्छा देखिएगा, जैसे मैंने कल भी बात की थी इसके बारे में, क्योंकि जो चीन है अगर हम बात करते देखिए ये हमारा ऐसे मान के चलिए ये है ना, ये बन जाता है चीन का पार्ट। ये चीन का पार्ट है। ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया बना दी मैंने। और इसी के जो ऐसे करके बनता है ये है जापान। क्या है ये? जापान है ना? तो ये नॉर्थ कोरिया, ये साउथ कोरिया, ये जापान। अगर हम नीचे देखेंगे नीचे
वो नीचे आ जाता है, फिलीपींस आ जाता है, और नीचे आ जाएंगे तो ब्रुनोई वगैरह देश आ जाते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऐसे करके छोटे छोटे देश ये बन जाते हैं, है ना। ये है हमारा पूर्वी चीन सागर, है ना, पीला सागर, ऐसे करके बहुत सारे देश हैं यहाँ पर, दक्षिणी चीन सागर। तो ये स्थिति जो है क्या बता रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे चीनी लड़ाकू विमानों ने जापान के ओकिनावा द्वीप समूह के पास 2 बार जापानी सैन्यों जो विमान है उन पर जो है अपने फायर कंट्रोल रडार लॉक कर दिए, और प्रधानमंत्री साने तकाइची ने कहा है कि ये खतरनाक कहते हैं, है ना। तो भाई इसके संबंध में तो माना ही जाएगा अगर इस तरह से कार्य किया जाएगा तो, है ना। तो ये बात यहाँ पर की गई है। अच्छा, जो विमानों की सुरक्षा उड़ान के लिए जो है आवश्यक मानकों के दायरे से बाहर है, जापान ने शनिवार की घटना पर चीन के समक्ष विरोध जताया है, और लॉक ऑन किए जाने के बाद सिस्टम दूसरे विमान को निरंतर फॉलो करता है ना। फायर कंट्रोलर डाल लॉक संभावित हमले का भी संकेत है, और लक्षित विमान को बचाव की कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है। तो ये एक चीन और जापान को लेकर के एक खबर थी, तो इस तरह से हुआ है यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी टेक्नोलॉजी को लेकर की है, जिसमें यह बताया गया है कि नए डेटा से सबसे छोटे ओजोन छिद्र में से एक का पता चला है ना। क्या कहा है, इस बार जो है जो अंटार्कटिका, अगर हम देखेंगे अभी अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र 1990 के दशक की शुरुआत से जो सबसे छोटे में से एक रूप में जो है रैंक किया गया है, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है वैश्विक कार्यवाही के दर्शकों की निरंतर प्रगति को दर्शाता है। क्लोरीन के स्तर में कमी और ऊष्मीय स्ट्रेटोस्फेरिक जो स्ट्रेटोस्फेरिक है तापमान ने ओजोन के विनाश को सीमित करने में मदद की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परत इसी सदी के अंत तक पुनः प्राप्त होने की राह पर है। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं हम जो है ओजोन परत है कहाँ, उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, अगर हम मान के चले ये पृथ्वी है ना, ये अगर पृथ्वी है तो ऐसे चलेंगे ऊपर, जो हमारा तो इसमें आ जाता है हमारा, है ना। तो अगर हम बात करते हैं लगभग पहली परत जो आती है हमारी, इसे हम कहते हैं ये, इसे हम क्या कहते हैं, क्षोभ क्षोभ मंडल, है ना। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद में जो है लगभग 12-14 किलोमीटर की दूरी पर है, 12 से 14 किलोमीटर कह सकते हैं इसको, 12 से 14, है ना। इसके बाद में जो है लगभग यहाँ ऊपर की वाली जो परत है ना, उसके ऊपर वाली परत जो है इसे हम कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल, है ना। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, है ना। तो यहाँ पर एक परत है जिसको कहते हैं 20 से 25 किलोमीटर की दूरी के बीच में, 20 से 25, है ना। तो इसके बीच में ये परत है, ये है हमारी ओजोन परत, ओजोन मतलब O3। तो ओजोन परत ये है हमारे पास में, और ये क्या काम करती है, जो हमारी जो सूर्य से जो प्रकाश आता है उसमें जो अल्ट्रावायलेट जो रेज आती हैं उनसे जो है ये प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। अगर ये इसका जो है मान के चलिए अगर ये लेयर ना हो तो हमारे जो पृथ्वी पर जीव जंतु हैं और हम पेड़ पौधे हैं तो उनको जो है बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब नुकसान क्या, मतलब एक प्रकार से जो है ये भारी संकट में आ जाएंगे अगर ये लेयर न हो तो, है ना। तो इसकी बात कर रहे हैं। और देखिएगा, अगर हम बात करें जो ओजोन जो परत को संरक्षण को लेकर के जो है ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को, है ना। 16 सितंबर को जो है ओजोन दिवस भी मनाया जाता है। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट खबर देखते हैं क्या है। लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा करने में अल्जाइमर जीन का योगदान है ना। क्या क्या एक शोध में सामने आया है, क्या आया है कि एक शोध में सामने आया है कि भ्रम की स्थिति एक ऐसे जीन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है जो अल्जाइमर के रोग में जो है योगदान देने के लिए जाना जाता है। यह निष्कर्ष ब्रिटेन, फिनलैंड और अमेरिका के एक 10 लाख से अधिक लोगों के विश्लेषण हुआ, और उसके आधार पर यह सामने आया है कि जीन एपीआई एक प्रोटीन बनाने के लिए जाना जाता है जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल और अन्य वसा को ले जाने में मदद करता है। तो देखिएगा, ये यहाँ पर एक मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक महत्वपूर्ण खबर है कि इसमें बताया गया है कि जो अल्जाइमर जीन है, वो जो भ्रम होता है, यानी जो हमारे पास में कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना, हम ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, तो कुछ इस तरह से, तो वहाँ पर क्या है, जो अल्जाइमर जीन है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता है। ये इस तरह से बताया गया है, शोध में बताया गया है ऐसा निर्णय, है ना। अच्छा, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये उसी को लेकर के खबर है, इंडिगो को लेकर के क्या है,
विमानन कंपनी के अधिकारियों व नियामक को तलब कर सकती है संसदीय समितियां। बड़ी संख्या में इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के कारण यात्रियों को हुई परेशानी के मामले में एक संसदीय समिति निजी विमान कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और नागर विमानन नियामक को तलब कर सकती है ना। जनता दल एक नेता संजय झा की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसदीय स्थायी समिति विमानन कंपनी के शीर्ष अधिकारियों और नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए तथा नगर नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों से हवाई सेवाओं में व्यवधान के कारणों और उसके समाधानों पर स्पष्टीकरण मांग सकती है। तो भाई इतना परेशानी हुई है लोगों को, है ना। मतलब कितना, चाहे वो किसी, चाहे छोट, मतलब मैं देखता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट रहे जो कि वहां पर ऐसी स्थिति आ गई जैसे कि रेलवे स्टेशन। तो अगर हम ये सब अगर उसके बारे में बात नहीं करेंगे तो जो विमानन कंपनियां हैं तो उनको तो फिर हम मतलब कह सकते हैं कि बहुत ढील हो जाएगी उनके लिए। तो इस पर जो है समिति बननी चाहिए और इस पर जो है कुछ ना कुछ जो है मतलब उसकी जांच पड़ताल भी की जानी चाहिए। तो ये है मामला। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी खबर, समृद्ध देशों में दरकिनार होते प्रवासी। अमेरिका की देखा देखी कनाडा ने जो है छात्र वीजा पर सख्ती कर दी है और अब वीजा रद्द करने की दर चूंकि 75% तक पहुंच चुकी है, इसलिए नया प्रवेश 40% गिर गया है। आज यहाँ 70% जो वीजा आवेदन रद्द हो रहे हैं और 2023 में यही दर 32% थी, है ना। ब्रिटेन में गए छात्र अपने साथ पहले परिवार ला सकते थे, लेकिन अब 2025 से वीजा नवीकरण में यानी जो रिन्यूअल हुआ उसमें सख्ती बरती की जाने लगी और परिवार लाने पर रोक लगाई गई। इस तरह से कई भारतीय ब्रिटेन छोड़ने पर भी मजबूर हो गए हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस वर्ष से नई प्रस्ताव जो प्रवासन नीति लागू कर दी है, जिसमें छात्र वीजा को मतलब एक प्रकार से कठिन स्थिति बन गई है ना। तो ये यहाँ पर देखा जा रहा है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन। तो अगर इस तरह से जो है अगर वीजा संबंधी जो है अगर कड़े कानून कर दिए जाएंगे तो मान के चलिए वहां पर जो है रहना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी शीतकालीन जो पुनर्भंडारण के कारण कोयले का आयात बढ़ा है ना। क्योंकि शीतकाल आ गया है और कोयले की जो है मतलब कह सकते हैं उसकी जो खपत है वो बढ़ने लगती है। तो अक्टूबर में कोयला आयात में मिश्रित रुझान देखा गया है, जिसमें जो है सामान्य कोयले के आयात में गिरावट आई, जबकि कोल के आयात में वृद्धि हुई है ना। कुल कोयला आयात में गिरावट का मुख्य कारण घरेलू बाजार में कोयले की अधिक उपलब्धता रही, है ना। वहीं कोकिंग कोल के आयात में 12% जो वृद्धि हुई है, यह अक्टूबर में 15 लाख टन से बढ़कर 5 लाख टन हो गई है ना। तो यह बढ़ोतरी मुख्यतः इस्पात उद्योग द्वारा सर्दियों में भंडारण बढ़ाने का गतिविधियों के कारण हुई है ना। इस्पात उद्योग की बात है, जो इस्पात उद्योग है उनके कारण जो है ये वृद्धि हुई है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। घरेलू रक्षा उत्पादन में यानी जो 1.51 लाख करोड़ पहुंचा, निर्यात 24,000 करोड़ के करीब। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने रविवार को कहा कि भारत का रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, जो आयात पर निर्भर राष्ट्र से एक उभरते हुए उत्पादक निर्यातक देश के रूप में सामने आ रहा है। सिंह ने कहा कि देश में एक समय घरेलू स्तर पर हथियार जो है उपकरण बनाने के लिए मजबूत प्रणाली का अभाव था, लेकिन पिछले दशक के दौरान जो है किए गए निरंतर प्रयासों से स्थिति बदल गई है ना। तो रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारी जो रक्षा प्रणाली है उसमें बहुत सुधार हुआ है, जिससे जो है हम पहले क्या करते थे, पहले आयात पर निर्भर रहते थे और अब जो है वो उत्पादक और निर्यातक देश के रूप में सामने आ रहा है। तो रक्षा मंत्री जी का ये कहना है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है हमारी ट्रंप प्रशासन को लेकर के क्या कह रहे हैं, देखते हैं। अच्छा, ट्रंप प्रशासन की वरिष्ठ अधिकारी होकर 5 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची। अमेरिका की उप विदेश मंत्री राजनीतिक मामलों की एलिसन होकर द्विपक्षीय रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर रविवार को नई दिल्ली पहुंच गई हैं और उप विदेश मंत्री होकर यात्रा मजबूत अमेरिका भारत साझेदारी और स्वतंत्र एक एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है ये, है ना। तो अमेरिका को, जैसे कि हम जानते हैं कि अमेरिका जो है आज के दौर में जो है सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है ना। तो उसी के जो अगर हम बात करते हैं विदेश मंत्री, देखिए विदेश मंत्री तो विदेश मंत्री, यहाँ पर उप विदेश मंत्री उनकी जो है द्विपक्षीय वार्ता को लेकर के कितना जो है मतलब कह सकते हैं ध्यान आकर्षित किया जा रहा है ना।
तो ये है। अच्छा, नए खबर देखते हैं, क्या है? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो मान के चलिए जो सामान्य खबर है, उससे हम कम ध्यान दें और जो मतलब ऐसी होती है जो मतलब प्रेक्षक के उपयोगी से बहुत महत्वपूर्ण है, उन पर हम जो है ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए, अगर हम ये बात बता रहे हैं आपको, शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं, तो इसका जो है फ़ायदा अपने तक ही मत रखिए, दूसरों पर मतलब उसको पहुँचाते रहिए और शेयर भी करते रहिए, है ना? तो देखिए नेक्स्ट खबर, इज़राइल व भारत के बीच सहयोग के अनंत अवसर मौजूद हैं। इज़रायली अधिकारी क्या कर रहे हैं? इज़रायली अधिकारी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC परियोजना को बेहतरीन करार दिया और कहा कि इज़राइल और भारत के बीच जो है संबंध बेहद मजबूत हैं तथा दोनों देशों के बीच जो है सहयोग के अनंत अवसर मौजूद हैं। तो एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा जो है यहाँ पर मैंने कल भी बताया था कि इस मामले में जो है अगर हम बात करते हैं, देखिएगा ये है हमारा, ऐसे मान के चलिए यह टर्की का है ना, ये टर्की हो गया, टर्की, ये टर्की है। नीचे आ जाओ, ये बन जाता सीरिया, है ना, सीरिया है। ये है लेबनान, ऐसे करके। और ये है हमारा गाजा, और ये है हमारा वेस्ट बैंक, और ये है हमारा यरूशलेम। और यहाँ पर देखते हैं, तो ये जो माना जाता है, ये क्षेत्र माना जाता है, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर माना जाता है कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं यहाँ पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और यहीं से जो है अपना शासन कर रहे हैं। अगर हम इज़राइल की बात करते हैं तो देखिएगा लगभग 2-3 साल पहले जो है तेल अवीव को जो है यहाँ पर राजधानी बनाया गया था इज़राइल की। तो एक इस प्रकार से इज़राइल का नक्शा और फिलिस्तीन का नक्शा जो है इस प्रकार से बना हुआ है ना? और एक लंबा विवाद है, लगभग मान के चलिए द्वितीय विश्व युद्ध जब से मतलब हुआ है और जब से ये स्थिति बनी हुई है, तो इसका जो है एक मतलब कह सकते हैं कि परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है अभी तक। अभी देखते हैं क्या होता है आगे। जब भारत ने शंघाई में वाणिज्य दूतावास के अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया है और इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये दोनों खबरें, ओह सॉरी, हम कहाँ थे? इज़राइल व भारत के बीच सहयोग के अनंत अवसर मौजूद हैं। अच्छा, ये भी जो हमने देखा इज़राइल के संबंध में बात की गई है। अगर हम इस तरह से भारत और जो इज़राइल के संबंध हैं, उसमें जो है मान के चलिए बहुत मतलब हम कह सकते हैं काफ़ी मजबूत संबंध रहे हैं हमारे, है ना? तो हालाँकि फ़िलिस्तीन से भी हमारे संबंध जो है कई खराब नहीं है, जो पहले स्थिति हम बात करते थे, क्योंकि हमने अभी देखा जो जनरल असेंबली की बात की थी, वहाँ पर भी हमने मुद्दा उठाया कि जो फ़िलिस्तीन के जो शरणार्थी हैं, उनको जो है मतलब उनके जो शरण स्थल हैं, उनमें जो है कुछ सुधार किया जाए। इस तरह से वोटिंग हुई और हमने जो है हिंदुस्तान ने जो है अपना पक्ष भी रखा वहाँ पर, है ना? तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यह जो भारत ने शंघाई में वाणिज्य दूतावास के अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन किया। शंघाई जानते हैं कहाँ है? चीन में है ना? तो शंघाई की बात है। भारत ने शंघाई स्थित अपने वाणिज्य दूतावास के नए अत्याधुनिक भवन का रविवार को उद्घाटन किया था और भारत ने चीन के मुख्य व्यापारिक केंद्र स्थित अपने वाणिज्य दूतावास को 32 साल में पहली बार दूसरे भवन में स्थानांतरित किया है। तो ये है बात। अगर हम इसमें देखेंगे, देखिए चाइना जो है हमारी, अगर हम बात करते हैं, देखिए इस तरह से कैसे बना हुआ चाइना, एक बार देख लेते हैं। अभी भी हमने देखा था, पहले भी देखा था, है ना? तो अगर हम देखते हैं ये इस तरह से बना हुआ है, तो ये है हमारा इंडिया, है ना? इंडिया थोड़ा बड़ा बनाएंगे ऐसा करके, ये बन गया इंडिया, है ना? और कुछ इस तरह से बना हुआ है चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, है ना? तो ये जो चाइना है, देखिए चाइना लगभग हमारे हिंदुस्तान से लगभग 3 गुना बड़ा है क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करते हैं तो देखिएगा, अगर हम आधिकारिक तौर पर देखते हैं तो अभी भी जो है चाइना वर्ल्ड के अंदर पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है और सेकंड जो है हमारा इंडिया आता है। तो ये है यहाँ पर। और ये देख लेते हैं यहाँ पर, ये है हमारा, यहाँ पीला सागर है, पूर्वी चीन सागर है, इधर देखते दक्षिण चीन सागर है, और ये है हमारा जापान, है ना, जो हमने पहले भी देखा था। तो ये हमारी मुख्य खबरें थी जो हमने जिन पर हमने चर्चा की।
तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पसंद आई होंगी और हमने जो है जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उन पर ज़्यादा फ़ोकस किया और जो सामान्य खबर थी उन पर कम फ़ोकस किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये जो हमने आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ जो है मैं आज के लिए बस इतना ही और हमारे जो यूट्यूब चैनल भारत दर्पण है इसको जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है अगर हम जो आगने वाली जो वीडियो आएगी उसका जो है नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।